नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त पारा शिक्षकों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को छठ का आज गिफ्ट मिल सकता है। बिहार की तर्ज पर पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान सहित कई अन्य सुविधाओं पर आज फैसला हो सकता है। तो पारा शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की इस बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव भी शामिल होंगे और इस बैठक के बाद प्रस्तावित नियमावली को शिक्षकों को भी दिखाया जाएगा, जिसके बाद 12-13 नवंबर को पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हो सकती है। और आपको बता दें कि पारा शिक्षक संघ ने बिहार की तर्ज पर नियमावली के लिए 14 नवंबर तक फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया है। और इधर झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची के बुंडू और हजारीबाग में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं और एनआईए ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत कई सबूत इकट्ठा किए हैं। सूत्र बताते हैं कि यह पूरा मामला लातेहार से जुड़ा हुआ है और लेवी वसूलने वालों के खिलाफ यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लातेहार में लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने गाड़ियों में आग लगाई थी और लातेहार से ये जुड़ा मामला और नक्सलियों के खिलाफ एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और रांची के बुंडू और हजारीबाग में सर्च ऑपरेशन, तो नक्सलियों पर नकेल और झारखंड में एनआईए की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत कई सबूत भी इस मामले में इकट्ठा किए गए हैं। लेवी वसूलने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और झारखंड में ये एनआईए की बड़ी कार्रवाई। नक्सलियों ने गाड़ियों में आग लगाई थी और लेवी नहीं देने पर आग लगाई थी। और इस पर अधिक जानकारी के साथ शंकर आनंद दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर, देखिए झारखंड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पिछले 2 दिन से लगातार झारखंड के कई इलाकों में छापेमारी की, जिसमें कि खास तौर पर बुंडू, हजारीबाग, लातेहार के इलाके में छापेमारी की। और शनिवार और रविवार को हुई छापेमारी के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद करके अपने साथ ले गई है। और इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी पता चली है कि कई सफेदपोश लोग उन नक्सलियों को मदद कर रहे थे। वो कौन कौन से सफेदपोश लोग हैं, इसकी जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। और इसके साथ ही जो कई ऐसे जो कोयला से साइडिंग वाले जो इलाके हैं, हजारीबाग, रामगढ़ और इसके साथ साथ जो लातेहार में, तो किस तरह से उन लोग के साथ में एक साठगांठ है और किस तरह से सरकारी मुलाजिम और कुछ ऐसे जो कोयला माफियाओं के साथ में उन नक्सलियों का संबंध है और किस तरह से साइडिंग के नाम पर वहां पर लेवी वसूली जाती है, पैसे वसूले जाते हैं और सरकारी कर्मचारियों को डराया धमकाया जाता है और कोयला वाले जो लोकेशन होते हैं वहां पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो इससे जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण जानकारियां केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को प्राप्त हुई है। निश्चित तौर पे उन सफेदपोश लोगों के खिलाफ भी आने वाले वक्त में कार्रवाई की जा सकती है, ताकि अभी तक जिस तरह से बता रहे मामला की बात करें, लातेहार में जिस तरह से पिछले साल कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी, कई लोगों को भी उसमें घुसाया गया था और जिस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। उसके बाद ही इसी साल 4 मार्च को इस एफआईआर को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेक ओवर किया था। और इस मामले में जो शुरुआती तौर पर जिस तरह से बकायदा 2 गुट का नाम सामने आया था, अमन साहू गैंग और सुजीत सिन्हा गैंग का जो संबंध है किस तरह से नक्सलियों के साथ में और किस तरह से वहां पर उस इलाके में एक डर ऑफ पैदा करने की कोशिश की गई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कोल माफियाओं के साथ में नक्सलियों का जो संबंध है वो अब निकल के सामने आ रहा है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हो सकता है कि जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी इस केस को टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि इस मामले पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक्ट बन रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला जो है बनता हुआ दिख रहा है। तो इस एनआईए के साथ साथ ईडी की भी एंट्री इस केस में हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय के अंतर देखा गया है कि कई ऐसे नक्सली संगठनों का जो संबंध सीधे तौर पर कोल माफियाओं के साथ में जुड़ा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन जांच का दायरा आगे बढ़कर ईडी तक भी जा सकता है।
और जिस तरह से हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार और यहाँ से जो नक्सली संगठन और कुल माफियाओं के बीच में जो एक आपस में साठगांठ है, ये मामला और भी ज्यादा खुलने की एक संभावना व्यक्त की जा रही है। जी वाकई शंकर, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड में एनआईए की कार्रवाई और नक्सलियों पर नकेल कसने की कोशिश जारी है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। और देवघर पुलिस ने देवीपुर, मधुपुर, मार्गो, मुंडा और पथरौल थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 16 पासबुक, एक चेकबुक, 6 एटीएम कार्ड और 48,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। देवघर साइबर डीएसपी ने कहा कि अब तक साइबर अपराधी लोगों को फोन कर झांसे में लेकर इनसे साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब गूगल पर विज्ञापन देकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जिसके बाद कस्टमर खुद ही इन्हें फोन करते हैं, जिसके बाद साइबर अपराधी इन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर खुद को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर इन्हें झांसे में लेते हैं और फिर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। करने का था वो ये था कि वो लोग ऐड देते थे, वो गूगल में ऐड देते थे जिसमें फर्जी कस्टमर केयर के पदाधिकारी बन के जब लोग इनको कॉल करते थे तो ये ठगना स्टार्ट करते थे। इसमें ये होता है कि पहले जो मोडस चलता था जिसमें ये था कि कॉल ये लोग करते थे और लोगों को ठगते थे, अब वैसा नहीं है, अब लोग इसमें फंसे जा रहे हैं। और इधर जामताड़ा पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और नारायणपुर थाना क्षेत्र के झिलवा गांव से इनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान दिनेश मंडल, प्रद्युमन मंडल और गोपाल मंडल के रूप में हुई है। और पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड भी बरामद किया है। मोबाइल फोन की जांच के दौरान तीनों के साइबर अपराध के शामिल होने का खुलासा हुआ। सोशल साइट्स इन दिनों जी का जंजाल बन गया है। जैसे जैसे लोग इसके जत में आ रहे हैं, वैसे वैसे मानव तस्कर भी ट्रैफिकिंग के नए नए पैंतरे अपना रहे हैं और महानगरों में बैठकर गांव की लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, यह रिपोर्ट में देखिए। टिकटॉक बनाने वालों सावधान, सोशल साइट्स पर फैला तस्करों का जाल, फंस जाने पर हो जाओगे बर्बाद। मानव तस्करों के नए पैतरे से होशियार। सोशल साइट्स का नाम सुनते ही मन में गुदगुदी होने लगती है। तरह तरह की रंगीन तस्वीरें सामने आने लगती है, मनोरंजन और मस्ती के साधन दिखने लगते हैं। यही वजह है कि लोग ना चाहते हुए भी जिंदगी की भागदौड़ से समय निकालकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए नए नए लोग से जुड़ रहे हैं, जिसमें वो तस्कर भी शामिल है जो सुदूर गांव में बैठकर लोगों को अपने जाल में फांस रहे हैं, अपने धंधे को नई ऊर्जा दे रहे हैं। नाबालिग लड़कियों को हसीन सपने दिखाकर मानव तस्करी का धंधा चला रहे हैं, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अगर आप भी सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट आपकी आंख खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, आपको उस अनजान पहलू से रूबरू कराने वाली है जिससे आप अब तक अनजान हैं। रांची बाल कल्याण समिति के सदस्य बैजनाथ कुमार ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सुनिए। बड़ा प्लेटफॉर्म अपना मान रहे हैं और सोशल मीडिया के द्वारा वो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं और उनको अपने जाल में फंसा करके उनको महानगरों, जहाँ ज़्यादातर लड़कियों का सपना होता है मुंबई में जाने का और मुंबई में फिल्मी दुनिया में अपना किस्मत आजमाने का, उसके नाम पे लड़कियों की तस्करी हो रही है। सुना आपने, सोशल साइट्स मानव तस्करों के लिए सेफ जोन बन गया है, क्योंकि बदलते वक्त और पुलिस की दबिश को देखते हुए तस्कर भी नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। पहले तस्कर ट्रैफिकिंग के जरिए बस, ट्रेन और हवाई जहाज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब महानगरों में बैठकर गांव देहात की भोली भाली लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और जाल में फंस जाने पर अपने ठिकाने पर बुलाकर सेक्स रैकेट के दलदल में धकेल दे रहे हैं। ज़्यादातर नाबालिग लड़कियों को टारगेट किया जाता है
और जैसे देखेंगे मौज है, आप फायर फ्री आप देख ही रहे हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इसके द्वारा सोशल मीडिया जितने वेबसाइट है जिसके द्वारा तरह तरह के गाने आ रहे हैं और जहाँ पर लड़कियाँ अपना एक्टिंग करके वो गाने को बना करके उस पर अपलोड कर रही है, वहाँ पर तस्करों की नज़र है। ये गिरोह सोशल साइट्स पर अपना धंधा चला रहा है। टिकटॉक और फेसबुक के जरिए लड़कियों को फंसाता है। 13 से 22 साल की लड़कियों को टारगेट करता है। जाल में फंस जाने पर हसीन सपने दिखाता है, हीरोइन बनाने का ख्वाब दिखाता है। उसके बाद ये गिरोह मुंबई बुलाता है। वहां जाने पर सेक्स रैकेट के दलदल में धकेल देता है, जहां से निकल पाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन रांची पुलिस की सतर्कता से पिछले 1 महीने में रांची रेलवे स्टेशन से ऐसे 100 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है जिन्हें एक्ट्रेस बनाने का ख्वाब दिखाया गया था। किसी को भी किसी प्रकार की इस तरह की एक्टिविटी की सूचना हो तो त्वरित पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो दिए गए हैं उन पर पुलिस कंट्रोल रूम्स के नंबर पर त्वरित सूचित करें और इस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की, समय रहते पुलिस को खबर करने की, लोगों को जागरूक करने की, ताकि मानव तस्करों के नापाक मंसूबों को पुलिस नाकाम कर सके और उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा सके। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इधर गुमला में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस ने 208 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पालकोट पुलिस ने बसिया मोड़ के पास से एक बोलेरो से 17 पैकेट गांजा बरामद किया। हालांकि पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। बंगाल से गांजे की तस्करी हो रही थी। फिलहाल पुलिस गांजा और वाहन को जब्त कर मामले की छानबीन कर रही है। साइड में कहीं गाड़ी लगा के उसमें जो बैठे हुए चालक हैं और एक व्यक्ति है वो भागने में सफल हुआ। संदिग्ध अवस्था में बोलेरो को चेक किया तो पता चला कि उसमें 17 बैग हैं और 17 बैग में लगभग टोटल 208 किलो गांजा की बरामदगी उसमें हुई है। इस 208 किलो गांजा की जो बाजार का मूल्य है वो लगभग 20 लाख रुपए है। और साहिबगंज में राजमहल के मस्कलैया और उधवा के पूर्वी प्राणपुर में गंगा के कारण सर्वाधिक कटाव हुआ है। पूर्वी प्राणपुर में तो लगभग 450 घर गंगा में समा गए हैं और राजमहल सांसद विजय हांसदा और स्थानीय विधायक अनंत ओझा ने संयुक्त रूप से मस्कलैया और उधवा के खट्टी टोला में कटाव निरोधी कार्य का शिलान्यास किया, जबकि कटाव से सबसे अधिक प्रभावित पूर्वी प्राणपुर पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं जब यहाँ ग्रामीणों से मिला, ग्रामीणों ने मुझे जो जानकारी दी कि जितना बड़ा डीपीआर बना करके भेजा गया था, वहाँ रांची में बैठे हुए अधिकारियों ने इसको काट करके छोटा कर दिया और लगातार गंगा कटाव जारी है। तो सौभाग्य से आज माननीय सांसद महोदय जी भी आज मौजूद थे और हमने उनसे भी आग्रह किया कि राज्य स्तर पर आपके जो शासन के अधिकारी हैं उनका काफी संवाद करिए। और इधर साहिबगंज में गंगा नदी के कटाव से लगभग 450 लोगों के घर नदी में समा गए हैं और इसके बाद लोग भाड़े पर जमीन लेकर उसमें अस्थायी झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। वहीं कटाव से बचाने के लिए लोगों ने खुद अपना आशियाना तोड़ लिया है और कटाव पीड़ित प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मिल रहे केवल आश्वासन से नाराजगी दिख रही है। इधर प्रशासन जल्द ही उनके पुनर्वास का दावा कर रहा है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, गंगा नदी से कटाव जारी है और दूसरी तस्वीरें कि लोग खुद तोड़ रहे हैं अपना घर और प्रशासन आश्वासन दे रही, लेकिन अब तक लोगों के लिए कोई पहल नहीं की गई है। आपको बता दें 450 लोगों का घर अब तक उजड़ चुका है। वो 3 साल से हम लोग बोलते रहे हैं, लेकिन हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। हम लोग का यहाँ कोई गंगा बांधने का काम नहीं हो रहा है और पुनर्वास के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं सर। तो ये भी आश्वासन ही दे रहा है। सीओ साहब, बीडीओ साहब, एमपी साहब से भेंट किए, सबसे हम लोग भेंट किए, लेकिन हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। आज तक हम लोग को ना ज़मीन मिल रहा है, ना हम लोग को पुनर्वास का
घर मिल रहा है। कई लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस दिशा में हमने अंचलाधिकारी को जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया था। डीसी सर भी बोले हुए थे कि जिनका ज़मीन गया है उनका सर्वेक्षण करा लिया जाए और जो नियमानुसार है उनके फिर बाद में बंदोबस्त, उनको उचित मात्रा में बंदोबस्त ज़मीन देने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और बुलेटिन में अब बात आज से शुरू हो रहे छठ महापर्व के 4 दिवसीय अनुष्ठान के पहले दिन नहाय खाय की। नहाय खाय के साथ आज से छठ महापर्व के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। आज नदी और तालाब के किनारे व्रती पहुंचते हैं और स्नान कर महापर्व की शुरुआत करते हैं। रांची के धुरवा डैम में भी छठ की तैयारी पूरी है और आज नहाय खाय के मौके पर व्रती पहुंचे हैं। और इस वक्त हमारे साथ अविनाश, हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, कैसी है धुरवा डैम पर छठ पूजा की तैयारी? छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और 4 दिवसीय अगर हम छठ पर्व की बात करें तो नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। इस वक्त मैं रांची के धुरवा डैम के पास खड़ा हूं और अगर आप देखें तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि एक तो पहली तस्वीर यह है कि डैम में या नदी की बात करें या तालाब की बात करें, इस बार जलस्तर बहुत ज़्यादा है। सरकार ने इसका परमिशन तो दे दिया है कि लोग छठ व्रती नदी तक तालाब तक जाकर व्रत कर सकते हैं, लेकिन जो जल स्तर है वो ऊपर होने की वजह से थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। जो दूसरी तस्वीर है वो तस्वीर इस वक्त धुरवा डैम के किनारे की अगर आप देखें दूर तक, जितनी भी महिलाएं इस वक्त आपको डैम के किनारे इस पानी में अगर जो दिख रही हैं, इसमें से 90% ऐसी महिलाएं हैं जो व्रतधारी हैं। और यहाँ नहाय खाए के साथ चूंकि 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत हो रही है तो महिलाएं छठ व्रती यहाँ पहुंची हैं। हमारे साथ एक दीदी भी हैं, धुरवा की हैं। दीदी ये बताइए, तैयारी शुरू हो गई है और इस बार क्या खास है और भगवान भास्कर से छठी मैया से क्या मांगेंगे? भगवान छठी मैया से हम लोग यही मांगेंगे कि हमारा परिवार सुख शांति से रहे, कोरोना जैसा बीमारी से हम लोग सब रोग मुक्त हो जाए और अच्छा से पूजा पाठ करें। यहाँ किस लिए आई हैं? देख रहे हैं पूरा वो चावल भी आप पसार रही थी, गेहूं भी है, दौरी भी है, सूप भी है, सब आप साफ कर रही हैं। आज हम लोग का नहाय खाए है तो हम लोग आज गेहूं धोते हैं, गेहूं सुखाते हैं, उसके बाद में घर जाके नहा खा के फिर अपने व्रत का शुरुआत करते हैं। देखिए, आप छठी मैया की बात हो और गीत ना हो तो शायद अधूरा रह जाएगा, इसलिए हम दीदी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक छठी मैया की गीत 2 लाइन अगर गुनगुना दें तो ये साकार हो जाए। छठी मैया का गाना है, उगा हो सूरज देव अर्घ के बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, लंगड़ा पुकारे देव दोनों करे जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। बहुत अच्छी बात। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि छठ पूजा में एक बात का बहुत ख्याल रखा जाता है, स्वच्छता और शुद्धता की अगर हम बात करें तो रांची नगर निगम के द्वारा भी जितने भी रांची शहर की अगर हम बात करें, डैम की बात करें, जो तालाब के इलाके हैं उसे साफ करने के, उसे छठ घाट के रूप में परिवर्तित करने की, क्योंकि पूरे 1 साल के अंतराल में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे छठ घाट आपको दिख जाएंगे जो पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं। और खासकर दुर्गा पूजा और दीपावली के बाद जो घर से लोग मूर्ति का विसर्जन करते हैं वो कहीं ना कहीं नदी और तालाब में देखने को मिल जाते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है, सरकार और विभाग के द्वारा भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इसे कैसे दुरुस्त किया जाए। और जितनी भी महिलाएं इस वक्त आपको इस स्क्रीन के माध्यम से देखने को मिल रही हैं, ये वैसी महिलाएं हैं जो व्रतधारियों के लिए इस 4 दिन के पर्व में जो वस्त्र धारण किए जाते हैं, जिस वस्त्र का उपयोग होता है
उसे डैम में सबसे पहले उसकी आप कह सकते हैं कि सफाई करना, उसको धोना, उसको पसारना, उसको सुखाना, ये जो एक प्रक्रिया है ये आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और पूरे रांची की बात करें या पूरे झारखंड की बात करें तो अब छठी मैया की आराधना के लिए, उपासना के लिए, भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं अपने घरों में। नदी की घाट की बात करें, डैम की घाट की बात करें तो तैयारी आज से शुरू हो गई है और आज नहाए खाए के साथ यानी कि कद्दू भात के साथ लोग इसकी शुरुआत करेंगे। और खासकर जो व्रतधारी हैं आज से छठी मैया का ही नाम लेंगे और उनके ही गीत गुनगुनाएंगे। जी अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो धुरवा डैम से आप तस्वीरें देख रहे थे, कैसी तैयारी थी वहां पर। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और 3 राज्यों की सीमा पर स्थित गढ़वा जिले में छठ को लेकर खास उत्साह देखने को मिलता है। यहां झारखंड के दूसरे जिलों के साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी के लोग छठ महापर्व करने पहुंचते हैं। यहां सूर्य मंदिर की काफी महिमा है। तत्कालीन नगरगढ़ की राजमाता सीता देवी की ओर से 1943 में बांकी नदी के तट पर इसका निर्माण कराया गया था। तब से लेकर अब तक यहाँ छठ पूजा हो रही है और मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई छठ पूजा से हर कामना पूरी होती है। और इस बार यहाँ कोविड नियमों का पालन करते हुए महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ छठ करने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मध्य यूपी और कई लोग राज्यों से यहाँ लोग आते हैं। छठ के बाद ये दूसरा स्थान सूर्य मंदिर का है। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उसमें मूर्ति का स्थापना होने के पहले ये भीतर वाले जो मंदिर आप देख रहे हैं इसमें धम 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 आवाज़ करता था। तो माता जी के पास ऐसा सूचना गया, राजमाता जो है कि इस बनारस के ज्योतिष वगैरह को बुलवा करके दिखवाए तो उन लोग कहा कि इसमें कुछ प्रेत आत्मा का अंश है, इसलिए यहाँ पर एक जग उनके द्वारा कराया गया उनके शांति के लिए। और जग जब हुआ तो ये आवाज़ बंद हो गया। इसकी मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगा जाता है पूरा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि झारखंड के अलावे अन्य स्टेटों से भी यहाँ लोग आते हैं। काफ़ी उत्साह का माहौल रहता है शहर में। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। बगल में बाबा बंसीधर का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में लोग खुद को छठ करने के बाद बाबा बंसीधर के मंदिर में भी दर्शन करते हैं और खुद को धन्य महसूस करते हैं। अब झारखंड के लोगों को स्पीड मोटर बोट की सवारी करने के लिए दूसरे राज्यों और समुद्र का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब पतरातू लेक में पर्यटक स्पीड मोटर बोट की सवारी का मजा उठा सकेंगे। कल बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। इसकी सवारी थोड़ी महंगी जरूर है लेकिन ये रोमांच पैदा करती है और नाविक संघ ने आपसी चंदे से 2 स्पीड मोटर बोट खरीदा है। इसमें एक 70 HP क्षमता के मोटर बोट की कीमत 13 लाख है, जबकि 40 HP स्पीड मोटर बोट 10 लाख में कोलकाता से खरीद कर लाया गया है। इसमें एक साथ 6 से 8 लोग सवारी कर सकते हैं। तो आप अगर रोमांच और स्पीड के दीवाने हैं तो पतरातू लेक के नीले पानी पर उड़ान भरने जरूर आ सकते हैं। फिर दूर दराज से भी लोग आते हैं, कई दूसरे राज्य से भी लोग आते हैं पतरातू देखने। और कभी कोई ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है तो यहाँ जगह नहीं होती है खड़े होने के लिए, इतना भीड़ रहता है। तो ये नाविक जो हैं उनका मतलब जो बोट है उसमें सब बैठ के एक बार घूमना जरूर चाहते हैं। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।